हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कार्टन एसआर कॉम्पिटिटिव जोन। मैं हूं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर अभिषेक। जैसे नीट 2024 के एग्जाम में ऑलमोस्ट 4 मंथ का टाइम रह गया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इन रिमेनिंग टाइम के अंदर किस अप्रोच को यूज करके केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन कर पाए और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी एक सीट सिक्योर कर पाए। डिस्कस करते हैं। देखिए, जो नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका बायोलॉजी का, द सेकंड वन इज फिजिक्स एंड थर्ड वन इज फ्रॉम केमिस्ट्री। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट को सिक्योर करने के लिए आपको बायोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट 320 मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे आउट ऑफ 360। इन फिजिक्स यू हैव टू ऑब्टेन 120 मार्क्स आउट ऑफ 180 और केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर 150 मार्क्स आउट ऑफ 180। इतने मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद आपका जो मार्क्स रेंज होगी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600 आउट ऑफ 720। 600 मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे टू सिक्योर अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब इस मार्क्स रेंज को ऑब्टेन करने के लिए जो आपका मेजर पोर्शन है वो है केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है बायोलॉजी और फिजिक्स के कंपैरिजन के अंदर। तो हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर 150 मार्क्स किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन तीनों पार्ट के लिए जो अप्रोच है वो स्लाइटली डिफरेंट है। हम उस सारी अप्रोच को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। जितना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा फेस करने को मिलेंगी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मेजॉरिटी का केसेस के अंदर ये फॉर्मूला बेस्ड होंगी। मतलब अगर आपको उस प्रॉब्लम का फॉर्मूला पता है तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करके और बेसिक कैलकुलेशन करके आपको आंसर आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसके लेवल की बात करें तो नीट के एग्जाम में जो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा एज कंपेयर टू जे। जो नीट के क्वेश्चन होते हैं वो कंपेरेटिवली इजी होते हैं। तो आपको बहुत रेयरली कोई आपको बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका फॉर्मूला क्लियर है, आपकी बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बिकॉज जो लेवल रहेगा वो हमेशा इजी टू मॉडरेट की रेंज में रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको अपनी कैलकुलेशंस पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हमें क्वेश्चंस हैं अगर आपकी कैलकुलेशन इफेक्टिव होगी और जितनी फास्ट होगी उतने ही ज्यादा आप कम टाइम के अंदर कम टाइम को यूज करते हुए अपना आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज आपको एक 3 घंटे के टाइम के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगर आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे तो आप पूरा टाइम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितना जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेशन खुद से यूज करें, बिना किसी कैलकुलेटर को यूज करें। तो जितनी बार आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा एक्यूरेट
और उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी। लास्ट में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पर किस सीक्वेंस में? अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो पहला आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके डेमो बुक के हो सकते हैं, या आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। सेकेंड अप्रोच होनी चाहिए आपकी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जब सॉल्व कर, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पीवाईक्यू करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट अप्रोच होनी चाहिए वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन की। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद, पीवाईक्यू करने के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी से गो थ्रू होइए। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जितने एग्जाम्पलर्स दे रखे हैं, आप उन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। अगर आप इस सीक्वेंस के अंदर अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और एक फिजिकल केमिस्ट्री में एक अच्छा मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं दे डिमांड लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें आपकी लॉजिकल अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होगी। आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड किसकी फेवर में टूट रहा है, किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन को दूसरी की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल पार्ट होगा आपके केमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर, जितना आपका ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन होगा। इन लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को बिल्ड करने के लिए आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। और बेसिक कैसे क्लियर होगा? इन बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करके। द फर्स्ट वन इज IUPAC nomenclature. The second one is isomerism. The third one is GOC, that is your general organic chemistry. And the last one is reaction mechanism. ये जो कुछ टॉपिक्स हैं IUPAC nomenclature, isomerism, GOC and reaction mechanism, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक आप अपने क्लियर कर लेते हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर होगा तो आप जो आपके मेन चैप्टर्स हैं, जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं, अल्कोहल, अल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, हेलोहेल्केन्स, हेलोरीन, तो आप उनके क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो ये जो आपके टॉपिक है, ये तो मस्ट टॉपिक है, ये आपको पता होने ही चाहिए। जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारी GOC, सब आइसोमेरिज्म आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो आप अपनी लॉजिस्टिक एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को बिल्डअप कर पाएंगे और इस तरीके से आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। द थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अप्रोच है थोड़ी सी डिफरेंट है। इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू दी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो इनके लिए हम क्या करने वाले हैं? देखिए थियोरेटिकल पार्ट के लिए सबसे मेन चीज और सबसे बेसिक चीज है एनसीईआरटी। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लाइक बाइबल है, आपको पता होनी ही चाहिए। आपको एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक पेज, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए।
बिकॉज अगर आपके एग्जाम में कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा आपके एनसीईआरटी से आएगा। एक बार आपने एनसीईआरटी पहुंच कर ली, सेकंड आपकी अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे पीवाई, क्योंकि इनऑर्गेनिक की जो पार्ट है उसके अंदर बहुत सारा रेलिवेंट और इरेलीवेंट पार्ट होगा। तो कौन सा पार्ट आपका रेलिवेंट है, कौन सा पार्ट इरेलीवेंट है, किससे क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, किस पार्ट के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसकी नॉलेज आपको पीवाई की सॉल्व करनी चाहिए। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी गो थ्रू करी हुई है और अगर आपने पीवाई क्यू कर रखे हैं सारे, तो आपको इन थियोरेटिकल क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की, तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के लिए आपको इनऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर से क्लियर होगा दो चैप्टर्स को क्लियर करके। कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पे? तो पहला चैप्टर है यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और सेकंड चैप्टर है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग। ये दो चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक्स के अंदर आपको ये टॉपिक अगर आपको क्लियर होंगे तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा समझ आएगी और आप उसको ईजिली समझ के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये मेरी अप्रोच थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का पेपर कि किस तरीके से किस क्वेश्चन में से ज्यादा और कम क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे आपको कंपेरेटिवली कम फोकस करना है। देखिए, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आईयूपीएससी के 3 क्वेश्चन, जीओसी के 6 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 1, बायोमोलिक्यूल्स 2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक प्रिपरेशन 3 क्वेश्चन। हमें देख सकते हैं जीओसी से एक अच्छा खासा मेजर क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द 12% ऑफ योर 36% ऑफ ऑर्गेनिक क्वेश्चन। जीओसी आपका मस्ट पार्ट है, जीओसी आपको क्लियर होनी ही चाहिए, जीओसी आपको आनी ही चाहिए अगर आप एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन आए थे, दैट इज 34% ऑफ द टोटल केमिस्ट्री पार्ट, जिसमें से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग में 4 क्वेश्चन, पी ब्लॉक में 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट में 2 क्वेश्चन और डीएनए में 2 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ से मेजर पार्ट पूछा गया है केमिकल बॉन्डिंग से। अगेन केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत मेन टॉपिक है, वो आपसे डायरेक्टली ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है और इनकी जो अप्रोच है, इनके जो कॉन्सेप्ट है, वो आपकी इनऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स के अंदर यूज होते हैं। तो अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। हमने वहाँ पे वो चैप्टर्स इंक्लूड नहीं करे हैं जो 2024 के सिलेबस में डिडक्ट हो चुके हैं, ऑल्दो वो चैप्टर्स के भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, लेकिन हम यहाँ से वही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे 2024 के सिलेबस का पार्ट है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन, रेडॉक्स के 1 क्वेश्चन, थर्मो का 1 क्वेश्चन एंड सोल्यूशन के 1 क्वेश्चन। देखिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक टोटल जो पूरे केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री का जो पार्ट है, उसके 45 क्वेश्चन होते हैं। रैंडम अगर हम देखें जाए अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 15 का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चन का। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कहीं पर 17 हो जाए तो वहाँ 13 हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आपको इन तीनों ही पार्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। हम डिस्कस करें, देखिए लास्ट ईयर के पेपर के अंदर आउट ऑफ द 45 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे। लाइक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फिजिकल में बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में
बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री पेपर में आपका जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो इजी पार्ट है। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में से 30 क्वेश्चन आए हैं, ये भी अटेम्प्ट हो सकते थे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर एंड अपनी थ्योरी के ऊपर। कॉन्सेप्ट और थ्योरी को यूज करते हुए आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और जहाँ पे हम डिस्कस करें यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन की, तो डिफिकल्ट यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही कम परसेंटेज क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होते हैं आउट ऑफ द टोटल 45 क्वेश्चन। तो अगर आप देखा जाए तो मेजोरिटी का पेपर जो है वो कैसा है, इजी टू मीडियम लेवल का पेपर। डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है, और ये भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी थ्योरी क्लियर है, आपकी डिफिनेशन क्लियर है, चीज अगर आपके माइंड के अंदर है तो ये भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं मेजर पार्ट जो है वो इजी टू मीडियम वाला है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपकी नेक्स्ट 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे बेसिक पॉइंट, फर्स्ट वन इज स्टिक टू योर सिलेबस। देखिए, आपका जो गोल है वो है नीट के एग्जाम को क्रैक। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पीएचडी नहीं करनी। मेरा मतलब ये है कि आपको इररेलीवेंट चीजों पे टाइम और एफर्ट देने से बेटर है आपको रेलिवेंट चीजें, जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उन पे आप ज्यादा फोकस करिए। बिकॉज अगर आप इररेलीवेंट चीजों पर ज्यादा टाइम देंगे, उसमें ज्यादा रिसर्च करेंगे, ज्यादा डीप जाएंगे, तो ये आपका गोल नहीं है। आपका गोल है 2024 के नीट को क्रैक करना। तो आप अपने सिलेबस पे ही स्टिक रहिए, ज्यादा इररेलीवेंट चीजों पे, ज्यादा आउटसाइड चीजों पे, ज्यादा डीप रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस ना करिए। जो आपका मेन पार्ट है, जो आपका जो पेपर है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, तो अपने एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पे फोकस करिए। इतना इनफ है आपकी नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टिक टू योर सिलेबस। आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको किसी टॉपिक पीएचडी नहीं करनी, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक्स हैं सिर्फ आपको उसको ही गो थ्रू करना है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीक पॉइंट्स, आपने क्या करिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि क्या वो क्वेश्चन था, क्या वो क्वेश्चन थे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए या जो आपके आंसर आपके सही नहीं है। तो आप उन क्वेश्चन पे काम, हमारा ह्यूमन माइंड हमारा ट्राई करने देता है जो इजी चीजें हैं, हम नॉर्मली इजी चीजों पे फोकस ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे तो जो आपका वीक पोर्शन है वो भी टाइम टू टाइम आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में चेंज हो जाएगा। तो ऑलवेज वर्क ऑन योर वीक पॉइंट फर्स्ट। जितना भी आपका वीक पॉइंट्स है उन सभी वीक पॉइंट्स पे काम करें। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज यहाँ पे ये है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने, स्पेशली नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। आप सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए आपने एक दिन आपने मोटिवेट होकर आपने 10 घंटे तक आपने पढ़ाई कर ली, नेक्स्ट दिन आपने 4 घंटे करी, तीसरे दिन पढ़ाई भी नहीं। तो इस तरीके की अप्रोच से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको फर्स्ट आपको डिसिप्लिन लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप 6 घंटे तक ही पढ़ सकते हैं, हर एक ह्यूमन की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। अगर आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो डेली कंटिन्यूसली 6 घंटे पढ़िए, वो ज्यादा बेटर रहेगा कभी ज्यादा और कभी कम वाले। सेकेंडली, अगर आपने मान लीजिए आप 10 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो आप मेजर टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपका। देखिए, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करके जाते हैं और मेजर स्टूडेंट करते नहीं। आपको फिजिक्स के ऊपर, आपकी केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप केमिस्ट्री पे भी डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है किसी बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ज़्यादा हिस्ट्री कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अफोर्ड करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक अफोर्ड करते हैं। लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है, कुछ बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा फोकस करें। कुछ बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो आप ऑर्गेनिक फोकस करिए। तो जो आपका पोर्शन वीक है आप उनको टाइम ज्यादा दीजिए एज कम्पेयर टू उन पोर्शन के जितना ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट वन,
प्रैक्टिस, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, एक से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, उतने ही ज़्यादा आप चीज़ों से फेमिलियर। मतलब अगर आप मेजॉरिटी क्वेश्चन कर लेते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, और जब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपने उस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी अटेम्प्ट किया होगा। तो वो कैसे बिल्ड कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के। तो प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज लर्न विद पिक्चर। देखिए हमारा ह्यूमन माइंड है पैराग्राफ से ज़्यादा पिक्चर्स को इजीली लर्न करता है। तो जो चीज़ें आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जो चीज़ें आप बेसिकली पिक्चर्स के फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, उसको पिक्चर के फॉर्म में बनाइए। पिक्चर्स के फॉर्म में याद करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होगा। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो आप जो प्रोसेस चल रहा है उसको पूरी थ्योरी में लिखने की जगह आप उसको एक फ्लो चार्ट में या फिर डायग्राम में समझा दीजिए। उससे आप इजीली याद कर पाएंगे एज कम्पेयर टू पैराग्राफ। पैराग्राफ के कंपेरिजन में पिक्चर से याद करना थोड़ा इजी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड एनालिसिस। देखिए अगेन आप मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, और अपनी एबिलिटी को देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या पोर्शन है जो आपको वीक छूट रहा है, क्या पोर्शन है जिसमें आप मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपके सही नहीं हो रहे हैं। आप अपने पेपर को, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, सबको एनालाइज करिए कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को काम करिए। बिकॉज आप खुद ही फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका क्या पोर्शन वीक है, किस पोर्शन में आप जितना मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं उतने मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑलवेज टेस्ट योरसेल्फ एंड एनालाइज इट। द नेक्स्ट वन इज रिवीजन। सभी पॉइंट्स में रिवीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है। तो रिवीजन तो मस्ट है अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करें। देखिए नीट के एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें याद करनी है, आप एक नई चीज पढ़ोगे, आप पुरानी चीज भूल जाओगे। तो आप एग्जाम वाले दिन सारी चीजें तभी याद कर पाओगे जब वो सारी चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर होगी। वो कैसे स्टोर हो पाएंगे? आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, अगेन अगेन एंड अगेन। अब जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी चेंज होगी, और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के अंदर स्टोर होगा। किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे दो अप्रोच है। आइदर आप रिवीजन डेज बनाइए, लाइक अगर आप 7 डेज स्टडी कर रहे हैं week के अंदर, तो हो सकता है आप 5 दिन ऐसे करिए कि आप कुछ नया पढ़िए, नया सीखिए, नया कॉन्सेप्ट सीखिए, और 2 दिन आप सिर्फ रिवाइज, जो भी आपने पढ़ा पूरे हफ्ते, आप उन 2 दिन में आप सिर्फ रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अगर आप हर हफ्ते इस तरीके 2-2 बार दिन रिवाइज करेंगे, तो आपका जो भी बैकलॉग होगा वो क्लियर होगा। जो भी चीज आपने पढ़ी होगी उन सबका रिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा टिल एग्जाम। ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4 महीने के अंदर जितना भी आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीजों को याद रखना। और याद कैसे रख पाएंगे? रिवीजन से। एक तो अप्रोच ये है। सेकंड अप्रोच यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप रिवीजन आवर्स बना लीजिए। लाइक अगर आप दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 10 घंटे के अंदर आप 7 घंटे पढ़िए, 7 घंटे चीजें सीखिए, और 3 घंटे में आप सिर्फ रिवाइज करिए। जो भी आपको रिवाइज करना है, आपने जो आज पढ़ा उसका, जो आपने कल पढ़ा था उसका, या जो भी वीक में चल रहा है उसका। तो इस तरीके से आपको रिवीजन के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यार पढ़ लेते हैं, रिवीजन बाद में हो जाएगा, तो बाद में नहीं हो पाएगा और आप किसी चीज को भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको रिव्यू टाइम देना पड़ेगा, आइदर रिवीजन डेज बना के और रिवीजन वीक्स बना के। इवेंचुअली आपको रिवीजन के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। द नेक्स्ट वन इज टीच अदर व्हाट यू हैव डन। देखिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे को पढ़ा सकते हैं, मतलब आपके लिए वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। और एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कब होगा? जब आप किसी और को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको कर सकते हैं। आप कोई कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर अपने फ्रेंड को उस फ्रेंड को सिखाइए। अगर आप अपने फ्रेंड को कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेम आप अपने फ्रेंड से सीख सकते हैं, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। अगर आपके कोई छोटे सिबलिंग्स हैं जो 11th 12th के अंदर हैं,
जिन जो आप उनको अपने कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। आप उनको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो अगेन ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आपका ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। द लास्ट वन इज ओन स्टडी नोट्स। देखिए, आप डिफरेंट नोट से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके खुद के नोट्स होते हैं, जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो हमेशा वे मोर बेटर होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी होंगे उन चीज़ों को याद करने में। तो हमेशा अपने नोट्स बनाइए, हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर टॉपिक के, हर सब टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे आपको रिवाइज करना ईजी हो सके, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाएंगे। कुछ की पॉइंट्स थे, आगे डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए। देखिए पॉइंट्स क्या है, बहुत क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे ये है, सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू। आपको ये पहले बताना था आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ही इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन। नेक्स्ट थिंग, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल पे लगने वाला टाइम का रेशियो 1:3 का होना चाहिए। राइट, अगर आप 4 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो आपका सिर्फ 1 आवर का टाइम होना चाहिए थ्योरेटिकल पार्ट के लिए और 3 आवर्स का टाइम होना चाहिए न्यूमेरिकल पार्ट। अब जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट को कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप यूज टू होंगे उन न्यूमेरिकल को सॉल्व। तो ये थे मेरे कुछ अप्रोचेस, मेरे कुछ एडवाइसेस, जिनको आप यूज करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं नीट 2024 के केमिस्ट्री क्वेश्चन के लिए। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।